बच्चों आज हम लोग को पढ़ना है बॉन्ड पैरामीटर्स। अब ये बच्चों चूंकि केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर सीरीज है, पता ही ना हो कि बॉन्ड से जुड़े हुए शब्द क्या है, क्या क्या बातें हैं जो एक बॉन्ड को डिफाइन करती हैं। तो जनरली ये सारा पार्ट जो है नेग्लेक्टेड रहता है, कोई पूछता भी नहीं है कि बॉन्ड लेंथ कोई पढ़ने की चीज़ है या बॉन्ड एंगल है या बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड ऑर्डर है। बस इन शब्दों का बड़ा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते रहते हैं, लेकिन हम इसको जो है विस्तार में समझेंगे कि ये मेनली 4 पैरामीटर्स होते हैं बच्चों किसी भी एक बॉन्ड का। एक बॉडी में ये 4 बातें होती हैं, तो सबका बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो हमें समझना चाहिए कि किसका क्या मतलब है। तो आज की क्लास में इन्हीं 4 बातों पे चर्चा करेंगे कि बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, फिर बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड ऑर्डर। जब ये बात समझ पाएंगे तो आगे की जो भी पढ़ाई है केमिकल बॉन्डिंग की वो और इजी हो जाएगी अपने लिए। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों जो पहला पैरामीटर है विच वी आर गोइंग टू डील विथ इज बॉन्ड लेंथ। सो लेट्स बिगिन विथ द बॉन्ड लेंथ। क्या है भाई बॉन्ड लेंथ? सो बॉन्ड लेंथ से शुरुआत की जाए। ओके, बॉन्ड लेंथ का शाब्दिक अर्थ भी समझ में आ ही रहा होगा कि बॉन्ड की लंबाई ही बॉन्ड लेंथ है। बात ठीक है, बॉन्ड की लंबाई बॉन्ड लेंथ है बच्चों, लेकिन इसका एक थोड़ा सा टेक्निकल पक्ष भी है, तो वही बस हमें समझना है टेक्निकल पक्ष क्या है। ये सामने एक फोटो दिख रहा है, इस फोटो का क्या मतलब है वो भी देखेंगे। पहले तो बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन क्या हो गई, तो इसकी डेफिनेशन हो जाती है दैट बॉन्ड लेंथ BL लिख देते हैं। बॉन्ड लेंथ is the equilibrium distance. Bond length is the equilibrium distance. Bond length is the equilibrium distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule। देखो बच्चों क्या डेफिनेशन है। डेफिनेशन ये है दैट दिस इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई of two bonded atoms in a molecule। तो ये सिंपल लेंथ नहीं है, ऐसा नहीं है कि केवल बॉन्ड का ही उस तरह का जो लेंथ आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है बच्चों। बॉन्ड लेंथ का मतलब ये हुआ, पहले तो उसमें कि ये नया शब्द है कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब क्या है सर? डिस्टेंसेस का क्या इक्विलिब्रियम? चलो पहले उसको देखते हैं। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई of two bonded atoms in a molecule। अब ये बच्चों जो बगल में फोटो देख रहे हो, इस फोटो में आपको 2 एटम्स नजर आ रहे हैं, विच इज फर्स्ट एटम इज A एंड द सेकेंड एटम इज B। और बच्चों ये जो 2 एटम देख पा रहे हैं आप लोग, ये दोनों एटम एक दूसरे से ऐसा लग रहा है ऐसे चिपके हुए हैं और 2 स्फीयर जैसे नजर आ रहे हैं, और इन दोनों स्फीयर की इंडिविजुअल रेडियस नजर आ रही है RA और RB। तो ये जो RA और RB का समेशन है अगर देखा जाए तो ये इन दोनों स्फीयर्स के, स्फीयर यहां पर बच्चों 2 एटम्स हैं A और B, उन दोनों के सेंटर से बीच का डिस्टेंस है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, और सेंटर पर ही न्यूक्लियस होता है। तो ये जो RA और RB का समेशन है वही दरअसल इस AB मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस AB मॉलिक्यूल का बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। दिस इज अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल, और इस कोवैलेंट मॉलिक्यूल का नाम है बच्चों AB, चूंकि A एक एटम है और B एक एटम है। तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ है
जो बॉन्ड लेंथ है, दिस इज व्हाट, दिस इज समेशन ऑफ दीज टू रेडियस विच इज आर ए एंड आर बी, आर ए एंड आर बी, ये तो हो गई बॉन्ड लेंथ। अच्छा, और ये आर ए आर बी क्या है? तो बच्चों ये जो आर ए और आर बी है, दीज आर नोन एज द कोवैलेंट रेडियस। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस। केवल रेडियस कहना और कोवैलेंट रेडियस कहना अलग अलग बात है बच्चों। एक एटम में दो तरह का रेडियस हमारी पढ़ाई के दौरान उसका जिक्र होता है। एक तो ये जो कोवैलेंट रेडियस है, जैसे कोई पूछे अच्छा बताइए, ठीक है आपने बता दिया कि ए बी एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल है। यहाँ पे एक काम करें, थोड़ा सा ही कंफ्यूजन जैसा हो सकता लगे आपको, तो हम यहाँ से ए बी को हटा ही देते हैं, ठीक, और यहाँ से भी हटा देते हैं। सीधा क्या कर देते हैं कि यहाँ पर लिख देते हैं ए बी। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ कोवैलेंट मॉलिक्यूल। और इस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड लेंथ है, जो ए और बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, उस कोवैलेंट बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है आर ए प्लस आर बी। तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, किसका बॉन्ड लेंथ है? दिस इज द बॉन्ड लेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। किस किस के बीच में है बच्चों ये कोवैलेंट बॉन्ड? ए और बी के बीच में। अच्छा, इस बॉन्ड लेंथ में ये जो दो टर्म्स दिख रहे हैं आर ए और आर बी, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि जो आर ए है, दिस इज द कोवैलेंट रेडियस। ये है प्यारे बच्चों कोवैलेंट रेडियस ए का, और जो आर बी है, दिस इज कोवैलेंट रेडियस ऑफ बी। जो आर बी है, दिस इज कोवैलेंट रेडियस ऑफ बी। अब रेडियस भी बच्चों, कोवैलेंट रेडियस, रेडियस और एक दो तरह के रेडियस होते हैं, सबको समझते हैं। तो फिलहाल तो बॉन्ड लेंथ की बात समझ आई कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब आइए, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का क्या मतलब है? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का क्या मतलब है बच्चों? क्या होता है कि जब हम दो एटम्स के बीच में अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो क्या होते हैं कि एटम्स तो क्या होते हैं कि हमेशा वाइब्रेशन की स्टेट में रहते हैं, साफ सुथरे, ऐसे तो पड़े नहीं रहेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है वो ऊपर नीचे, हल्का फुल्का, माइन्यूटली ऊपर नीचे होते रहता है। तो उसमें जो एक इक्विलिब्रियम वैल्यू ली, जो इक्विलिब्रियम एक डिस्टेंस आया है, यूं कहें जो एवरेज आया, उसको मान लिया जाता है, चलिए इसी को बॉन्ड लेंथ ले लेते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बच्चों एकदम स्टेशनरी है, हल्का फुल्का तो वाइब्रेट करता ही है। तो ये इस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो बॉन्ड लेंथ आपने कंसीडर करी यहां से लेकर यहां तक, ये जो बॉन्ड लेंथ की बात हो रही है, ये कितना बड़ा बॉन्ड लेंथ है? ये जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना सा बॉन्ड लेंथ? यही तो बॉन्ड लेंथ है, दिस वन, हेयर टू हेयर। दिस इज योर बॉन्ड लेंथ BL, एंड दिस इज द समेशन ऑफ दीज टू RA एंड RB। तो बच्चों, किसी भी बॉन्ड लेंथ में अगर वो कोवैलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, तो कोई मॉलिक्यूल अगर कोवैलेंट बॉन्ड से मिलकर बना, या दो एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, तो उन दो एटम की बॉन्ड लेंथ में दोनों एटम्स का कंट्रीब्यूशन रहता है। जैसे ए का कंट्रीब्यूशन हो गया RA, बी का कंट्रीब्यूशन हो गया बच्चों RB। तो ये जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, इन्हें ही हम बोलते हैं कोवैलेंट रेडियस। इन्हें क्या बोलते हैं? कोवैलेंट रेडियस। जो एक कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ में जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है एटम का, दैट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज द कोवैलेंट रेडियस, जो कि RA और RB से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसको इस तरह से भी लिख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है बच्चों। ये जो मेन बातें होती हैं, जो हम आपको, या कोई भी जब भी आप पढ़ते हैं किसी से भी, तो राइटिंग एवरीथिंग इज वेरी मच नेसेसरी, वही आपके साथ जाता है बच्चों। जब भी आप अपनी नोटबुक रिवाइज करेंगे, तो यू मस्ट हैव ऑल द वर्ड्स इन अ रिटन फॉर्मेट, तभी उस क्लास का कोई फायदा है। तो भले ही चीजें आसान हो या कठिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बात की जाए कोवैलेंट बॉन्ड की, तो इन कोवैलेंट बॉन्ड
in covalent bond, comma, the contribution from each atom is covalent radius of that atom. तो ये तो बात रही कि जो कोवेलेंट रेडियस, जो कंट्रीब्यूशन है उस बॉन्ड लेंथ में, वो कंट्रीब्यूशन ही क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, वो कंट्रीब्यूशन ही हो जाता है उस एटम की कोवेलेंट रेडियस, जो कि इस परिस्थिति में RA और RB है। लेकिन कोवेलेंट रेडियस की ये डेफिनेशन नहीं है, ये कोवेलेंट रेडियस की एक प्रॉपर्टी है। कोई पूछे कोवेलेंट रेडियस क्या है तो आप कह देंगे कि बॉन्ड लेंथ में जो कंट्रीब्यूशन होगा उस एटम का वही उसका कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, चलता हुआ परिभाषा है, लेकिन ये पूरी बात बताती नहीं कोवेलेंट रेडियस के बारे में। तो सर आप ही बता दीजिए क्या होता है कोवेलेंट रेडियस, क्या डेफिनेशन लिखें कोवेलेंट रेडियस की। देखो समझो, ये बात तो समझ में आ रही है कि कोवेलेंट रेडियस जो है सेंटर से लेके, मतलब इस स्फीयर की रेडियस को ही तो कोवेलेंट रेडियस बोले। लेकिन ये स्फीयर क्या है? अरे सर अभी तो बता रहे आप, ये स्फीयर एटम है, इसमें आपने अभी तो बताया हमको कि A एंड B आर 2 एटम्स, ये 2 एटम्स हैं और क्या है, और उस एटम की रेडियस ही तो कोवेलेंट रेडियस आप बता रहे हैं। अच्छा बेटा एटम है तो ये इसकी पेरीफेरी क्या है? अब पेरीफेरी सर एटम है तो उसका जो बैलेंस शेल होगा वही तो पेरीफेरी होगी। सबसे आखिरी में जो बैलेंस शेल होगा वही पेरीफेरी मान लेते हैं। सेंटर पर न्यूक्लियस हो गया और जो सबसे आखिरी शेल है सर वही पेरीफेरी, वही डिस्टेंस है, वही RA है। नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं, फर्क है। देखो क्या फर्क है। अगर हम ये कहें कि ये जो सेंटर है और ये उसका बैलेंस शेल है तो ये गलत है। देखो सही क्या है, ये जो कोवेलेंट रेडियस होता है बच्चों, ये बैलेंस शेल तक मेजर नहीं करते हैं, वो फिर वंडरवॉल्स रेडियस हो जाता है। कोवेलेंट रेडियस हो जाता है न्यूक्लियस, यानी कि जो सेंटर है वहां से जो कोर है, कोर ऑफ द एटम। कोर का मतलब होता है अदर देन बैलेंस शेल। जैसे आपको याद हो, हम लोग पहले पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल में, शायद हम लोग पढ़े थे कोर इलेक्ट्रॉन्स, जब शील्डिंग इफेक्ट पढ़ते थे, और एक होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कोर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया n-1th शेल, वहां तक की शेल को कोर शेल्स में गिना जाता है, और जो आखिरी शेल होती है दैट इज द बैलेंस शेल। तो होता क्या है कि जब ये 2 मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं तो बच्चों जो बैलेंस शेल होती है, बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में, या वो जो बैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैप करते हैं, एक दूसरे में मर्ज जैसे हो जाते हैं। तो एक की बैलेंस शेल दूसरे की बैलेंस शेल में मर्ज जैसी होने लगती है। हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, देन यू विल रियलाइज कि ये बॉन्डिंग दरअसल होती कैसे। तो वो जो बैलेंस शेल वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं, मतलब एक की बैलेंस शेल दूसरे के बैलेंस शेल में, मतलब इसका बैलेंस शेल इधर चला जाएगा और इसका बैलेंस शेल इधर चला जाएगा। तो ये जो कोवेलेंट रेडियस है प्यारे बच्चों, ये सेंटर से बैलेंस शेल तक का डिस्टेंस नहीं है, ये जो कोर ऑफ द एटम है, मतलब n-1th शेल, वहां तक की डिस्टेंस होती है। सेंटर से बैलेंस शेल तक की जो डिस्टेंस है उसे हम, वो भी एक तरह का रेडियस है, बट दैट इज नॉट द कोवेलेंट रेडियस, दैट इज वंडरवॉल्स रेडियस। देखो आपको अगले फोटो से दिखाते हैं। दिस इज अगेन exported from your NCERT book. Please see this figure very clearly. पहले उस फिगर को समझ लेते हैं, then we will move to the writing part. बच्चों ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इधर सर चूंकि इसमें मेजरमेंट भी लिखा हुआ है तो मेजरमेंट हम अपने मन से नहीं लिख सकते हैं, इट मस्ट बी एक्सपेरिमेंटल डेटा। सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ अ क्लोरीन मॉलिक्यूल।
ये जो आपके सामने डिपिक्शन है, व्हाट इज दिस? दिस फोटो बिलोंग्स टू Cl2 मॉलिक्यूल। मैंने मॉलिक्यूलू लिख दिया है, सॉरी। दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल, Cl2 मॉलिक्यूल। तो इस Cl2 मॉलिक्यूल में देखें तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर दो मॉलिक्यूल बना दिए दरअसल। एक ये क्लोरीन एटम है, एक ये सेपरेट क्लोरीन एटम है। तो देखो क्या हो रहा है, कैसा लग रहा है? ऐसा नहीं लग रहा है जैसे एक स्फीयर ने दूसरे स्फीयर को पिचका दिया है। अगर ये वाला स्फीयर है और एक ये दूसरा स्फीयर है तो ऐसा नहीं है कि जस्ट कांटेक्ट में, ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है जबरदस्ती पुश कर दिया है, तो इसका कुछ हिस्सा जो है, कुछ हिस्सा दोनों का जो है आपस में सप्रेस हो गया है। सो दिस इज नोन एज द ओवरलैपिंग। मतलब सम पोर्शन ऑफ बोथ द एटम्स, वो क्या होता है, एक दूसरे के अंदर चला जाता है और दूसरा पहले के अंदर चला जाता है, ओवरलैप हो जाता है, मर्ज हो जाता है, तभी तो बॉन्ड बनता है बच्चों। मर्जिंग का क्या मतलब है, ऑर्बिटल्स की मर्जिंग का क्या मतलब है, वो सब आगे किया जाएगा। बट अभी ऐसे इतना तो समझ में आ ही रहा है कि ये डेफिनेटली एक दूसरे में मर्ज हो गए, तभी बॉन्ड बना। ये भी वही है, एक क्लोरीन ये है, दूसरा क्लोरीन ये है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल दिखाए गए। उसी मॉलिक्यूल को थोड़ा सा मेजरमेंट करके यहां पे दिखा दिया गया। देखो जरा क्या है। ये जो बाहरी आपको जो पेरीफेरी नजर आ रही है, वो पेरीफेरी दरअसल बैलेंस शेल की पेरीफेरी है। ये जो बाहर आउटलाइन आपको दिख रहा है, दिस आउटलाइन, ये वही आउटलाइन है जो आप यहां पर देख रहे हैं, ये वाला, ये आउटलाइन। दिस आउटलाइन रिप्रेजेंट योर बैलेंस शेल फॉर बोथ क्लोरीन एटम। ये बैलेंस शेल हो गया। ये बैलेंस शेल हो गया, ये बच्चों बैलेंस शेल हो गया। अच्छी बात है सर, बैलेंस शेल हो गया। तो अगर हम इन दोनों क्लोरीन एटम की बात करें, किसी एक की बात करें, तो से फॉर फर्स्ट से दिस इज द सेंटर। मान लो एक ये क्लोरीन एटम, उसका ये सेंटर है, ठीक है सर। तो इस सेंटर से बैलेंस शेल तक का डिस्टेंस, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है 180 पिकोमीटर, दिस इज नोन एज वॉन्डर वॉल्स, आर VDW मीन्स वॉन्डर वॉल्स। तो ये जो रेडियस है प्यारे बच्चों, दिस रेडियस इज वॉन्डर वॉल्स रेडियस। तो यहां से लेकर यहां तक देख लीजिए तो क्या हो गया, ये भी वही क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, ये भी ये जो है इसकी पेरीफेरी है। पेरीफेरी मीन्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन से सेंटर का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज नॉट कोवेलेंट रेडियस, दैट इज व्हाट, दैट इज वॉन्डर वॉल्स रेडियस। तो वो वॉन्डर वॉल्स रेडियस क्लोरीन एटम के लिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होल्ड करता है 180 पिकोमीटर। फाइन सर, जरा अब उसकी भी चर्चा कर लीजिए, कोवेलेंट रेडियस की। तो देखो बच्चों, अब इस क्लोरीन के डब्बे के अंदर दो छोटे छोटे स्फीयर नजर आ रहे हैं। ये छोटे स्फीयर क्या करते हैं, ये छोटे स्फीयर डिफाइन करते हैं क्लोरीन एटम की कोर को। व्हाट इज द कोर? कोर मीन्स माइनस बैलेंस शेल, मीन्स कोर का मतलब हो गया न्यूक्लियस से लेकर n-1th शेल, दैट इज द कोर ऑफ एनी एटम। तो वो कोर है बच्चों। तो क्या होता है कि बैलेंस शेल तो आपस में मर्ज हो जाती है और कोर एकदम ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट, एकदम ऐसा भी नहीं होता है बट अप्रोक्सीमेटली ऐसा मान के चलते हैं कि बैलेंस शेल तो मर्ज हो गई। अगर मान लीजिए बैलेंस शेल का गोला खींचे तो इसमें बना देते हैं, चूंकि यहां तो मेजरमेंट है, यहां बना देते हैं। देखें, अगर हम बैलेंस शेल का गोला खींचें पूरा, अगर इसको सर्किल को कंप्लीट करें, स्फीयर को कंप्लीट करें, तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। तो ये इतना स्फीयर इसमें घुस गया, ये इसमें चला गया, ये मर्ज हो गया बच्चों। ऑर्बिटल जो आपस में मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, दैट वी विल बी स्टडिंग लेटर। तो और मर्ज इस लेवल तक होते हैं कि ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट ऐसा होता है कि उनके कोर्स जो है वो कांटेक्ट में आ जाते हैं, दोनों की कोर ऑलमोस्ट कांटेक्ट में आ गई।
तो कोर के बीच का मतलब सेंटर से कोर के बीच का डिस्टेंस दिस मच, ये है आपका कोवेलेंट रेडियस। लेकिन कितना फर्क है बच्चों, ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। प्लीज सी, कहां 99 पिकोमीटर और कहां 180 पिकोमीटर। तो किसी को पता ही नहीं है कि कोवेलेंट रेडियस और वॉन्डरवॉल्स रेडियस दो अलग अलग बातें हैं। तो क्या बॉन्ड लेंथ समझा, क्या समझा बॉन्ड लेंथ? तो बॉन्ड लेंथ क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ हुआ ये वाला डिस्टेंस 198 मीटर पिकोमीटर, ये बॉन्ड लेंथ हुआ कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ। और उसका आधा हुआ कोवेलेंट रेडियस, और सेंटर से nth शेल वो डिस्टेंस हुआ वॉन्डरवॉल्स रेडियस। वो हुआ वॉन्डरवॉल्स रेडियस, वो हुआ बच्चों वॉन्डरवॉल्स रेडियस। तो ये तीन बातें हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ, कोवेलेंट रेडियस और बच्चों वॉन्डरवॉल्स रेडियस। तो कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ तो समझ लिए क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस और वॉन्डरवॉल्स रेडियस, इनको थोड़ा सा स्पेसिफिकली हमें नोट डाउन जरूर करना चाहिए। सो लेट अस सी। अच्छा, इसमें ध्यान दें कि ये जो बच्चों आरसी लिखा हुआ देख रहे हो, ये जो आरसी लिखा है, दिस इज व्हाट, दिस इज कोवेलेंट रेडियस। और बच्चों ये जो आर वी डी डब्ल्यू देख रहे हो, this is what, this is your van der Waals radius। ध्यान रखेंगे हमेशा, it is always true that this van der Waals radius is always greater than the covalent radius, it is always true। fine, अब थोड़ा सा वर्ड्स में भी इन सब बातों को लिख लेते हैं ताकि ये सारे शब्द जो हैं हमारे साथ बने रहें, हमें छोड़े नहीं। तो शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों कोवेलेंट रेडियस से। क्या है देखें, वैसे तो अभी हमने समझ लिया कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड का जो कंट्रीब्यूशन होता है इंडिविजुअल एटम का, उसे कोवेलेंट रेडियस कहते हैं, बट वो पूरी बात नहीं हुई। तो क्या मतलब है ये? तो ऐसे लिखना चाहिए, इट इज अप्रोक्सीमेट the radius, it is approximate the radius of an atom's core। एटम्स कोर, कोर का मतलब क्या हुआ? कोर का मतलब हुआ, मतलब इसका मतलब हुआ फ्रॉम न्यूक्लियस टू n-1th शेल। या एक बात और भी लिखी जा सकती है, उसको भी ऐड कर लें तो बेहतर रहे, कि एक्सक्लूडिंग बैलेंस शेल, so now this is the complete definition of the covalent radius। okay, अब जब ये दो एटम आपस में कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते हैं तो अप्रोक्सीमेटली ऐसा होता है कि ऐसा मानकर चलते हैं कि इनके कोर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट कांटेक्ट में हैं और इनकी जो बैलेंस शेल है वो आपस में मर्ज हो गई है। इस बात को भी लिखना जरूरी है। क्या हुआ कि when two bonds form covalent bond,
कोवेलेंट बॉन्ड कॉमा approximately course of both atoms are in contact with each other, ठीक। ये तो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती है। बाकी की बातें नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। तो बच्चों कोर जो है वो तो कांटेक्ट में रही, लेकिन जो बैलेंस शेल है वो एक दूसरे में मर्ज हो जाती है। एंड बैलेंस शेल of both atoms are merged with each other. बच्चों ये पूरा एक थ्योरी है, यही तो थ्योरी है केमिकल बॉन्डिंग की कि ये बैलेंस शेल की मर्जिंग, ये दरअसल एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बोलते हैं उसको, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। चलो फाइन, हो गया। अब थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए वॉन डर वाल्स रेडियस की। थोड़ा वॉन डर वाल्स रेडियस को भी लिख लें। तो द नेक्स्ट थिंग इज वॉन डर वाल्स रेडियस। देखो भाई ये क्या है, क्या है इसको भी समझें। तो समझ तो लिए हैं, बस नोट कर लेना। तो इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल साइज of the atom which includes क्या इसमें इंक्लूड रहता है बच्चों? बैलेंस शेल भी इंक्लूड रहती है, which includes its बैलेंस शेल। लेकिन बैलेंस शेल तो अभी नजर ही नहीं आ रही थी, वो तो एक दूसरे में मर्ज हो गई थी। तो इंक्लूड्स इट्स बैलेंस शेल इन नॉन बॉन्डेड सिचुएशन, ऐसे लिख लो। एंड दिस डेफिनेशन, एग्जैक्ट डेफिनेशन इज गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक, तो वहीं से हम लोग कर रहे हैं। नॉन बॉन्डेड सिचुएशन मतलब जब मर्ज ना हुआ हो तब की बात है। तो ऐसी रेडियस को बच्चों हम नाम देते हैं वॉन डर वाल्स रेडियस। और कोर तक की डिस्टेंस सेंटर से उसे नाम देते हैं बच्चों कोवैलेंट रेडियस। ठीक, चलिए ये बात होगी। अब इसके बाद जो दूसरा बॉन्ड पैरामीटर है, तो बॉन्ड लेंथ हो गया। बॉन्ड लेंथ में हमने दो बातें सीखी कि कोवैलेंट रेडियस क्या है और वॉन डर वाल्स रेडियस क्या है, और हम लोग बात कर रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड की। अब बच्चों कोवैलेंट, चूंकि ये सारी चीजें कोवैलेंट बॉन्ड के अंतर्गत ही चल रही हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो पहले हम लोग निपट चुके हैं शुरुआत में। नाउ कोवैलेंट बॉन्ड का जो दूसरा पैरामीटर है दैट इज बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल समझते हैं। सो द सेकेंड पैरामीटर इज बॉन्ड एंगल। अब ये रिलेटिवली बहुत ही आसान पैरामीटर है, मतलब बॉन्ड पैरामीटर जो 4 पैरामीटर्स वी आर गोइंग टू डिस्कस है उसमें ये सबसे इजी है। क्यों इजी है? सिंपल एंगल है। कैसे? जैसे हम बात करें भाई से हाइट वाटर के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वाटर। तो वाटर का जो शेप, ज्योमेट्रिकल शेप रहता है वो इस तरह से कुछ बेंट शेप रहता है।
तो उसमें क्या हो जाता है, एक ये हम सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं और एक दूसरा ये सिंगल बॉन्ड दिखाते हैं। तो इन दोनों के बॉन्ड, ये जो दो बॉन्ड्स आप देख रहे हैं, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल, इसी एंगल को नाम दिया गया बॉन्ड एंगल। तो वाटर में ये एंगल अप्रोक्सीमेट 104 डिग्री या 104.5 डिग्री होता है। दिस इज द बॉन्ड एंगल। अब लेकिन ये बात बड़ी गौर से समझने वाली है। जैसे एक तो इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन कैसे लिखी जा सकती है, व्हाट इज बॉन्ड एंगल? तो आप कहेंगे इट इज एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड्स। एंगल बिटवीन टू कोवैलेंट बॉन्ड्स, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा यहां एक बात और गंभीरता से समझनी होगी। ऐसा नहीं होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक कोई पतली सी डंडी हो, ऐसा तो कुछ रियलिस्टिकली तो ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं है। होता क्या है, होता दरअसल ये है, ये जो बॉन्ड किस तरह बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो वैसे तो हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग आगे पढ़ने वाले हैं, फिर भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। होता क्या है बच्चों के, जैसे हाइड्रोजन है 1H, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा 1s1, ठीक। चूंकि आप लोग बहुत अच्छा एटॉमिक स्ट्रक्चर जानते हैं, वेल पढ़ चुके हैं ठीक से पीछे, तो आई सपोज कि ये सब बातें आनी चाहिए आपको। और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 8, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2, 2s2 एंड 2p4, ठीक। तो इसकी जो बैलेंस शेल है वो तो पहली शेल हो गई, और इसकी बैलेंस शेल हो गई दूसरी, जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही बैलेंस शेल। तो इस बैलेंस शेल में अगर आप देखें, जो सेकंड बैलेंस शेल है, तो ऑक्सीजन में क्या है कि भाई एक तो एस ऑर्बिटल है जो कि पूरा ऑक्यूपाइड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ऐसा हम लोग पहले सीखे थे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी। और अगर ये इसका जो पी सब शेल है, इसमें चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब हुआ कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भी प्रेजेंट हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां भी प्रेजेंट है। और यहां पर तो चूंकि हाइड्रोजन में एक ही शेल ही है, वही बैलेंस शेल है, वही इसका माई बाप है, तो उसमें एस ऑर्बिटल है या एस सब शेल है, और उसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो होता क्या है कि ओवरलैपिंग होती है ऑर्बिटल्स की, तो बनते हैं बॉन्ड। तो अभी अगर हम देखें, जो हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसके जस्ट हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो हमें ये बताती है कि चूंकि यहां पर भाई क्या होता है कि एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में होता है, और वो जो है आपस में मर्ज हो जाते हैं। जैसे एस ऑर्बिटल, जैसे अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह से दिखेगा हमें कि जो ऑक्सीजन है उसका तो एस ऑर्बिटल है, और जो हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल है। तो ऑक्सीजन का जो पी ऑर्बिटल है, चूंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से ये बॉन्ड बनेगा प्यारे बच्चों। जैसे बीच में अगर ये ऑक्सीजन है, तो so this is your oxygen, in between this is your hydrogen, this is your hydrogen, fine। अब देखिए इसमें किस तरह से इनका ओवरलैपिंग होगा, बट दिस इज जस्ट अगेन द बिगिनिंग, हम लोग अभी डिटेल में आगे करेंगे। तो पी ऑर्बिटल क्या होता है, डम्बल शेप का होता है। तो एक पी ऑर्बिटल ये हो गया। वैसे तो क्या हो गया कि इसको हम लोग लिखते हैं दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई, दिस इज पी जेड। तो अगर हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पी वाई और पी जेड में एज्यूम किया है, तो हमें यह समझना होगा कि भले ये केवल मैं आपको रफ फिगर दिखा रहा हूं बच्चों, जैसे अगर हम इसको मानकर चलें, थोड़ा सा बेतुका बन गया, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा फिगर बनाने को ट्राई करते हैं, ओके, ताकि इलेक्ट्रॉन में आपको दिखा पाऊं। हम केवल ये समझाना चाहते हैं आपको कि ये जो बॉन्ड होता है, ये जो बॉन्ड एंगल की बात है, तो बॉन्ड एंगल कोई ऐसा नहीं कि 2 डंडियों के बीच का एंगल है।
ये दरअसल जो ऑर्बिटल्स बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं वो उन ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल होता है। तो ये भी एक कंफ्यूजन रहता है कि बॉन्ड के बीच का एंगल कहने के लिए सही है बट उतना टेक्निकली अप्रोप्रिएट नहीं है वो। और जो हाइड्रोजन है बच्चों उसमें केवल एक ही है और वो है एस सबशेल, और जो एस सबशेल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि बच्चों क्या है कि ये एच जो हाइड्रोजन का है वो तो एस सबशेल है, एस ऑर्बिटल, तो वो तो स्फीयर होता है। तो इस तरह से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है। आगे जाके हम ये समझेंगे कि ये ओवरलैपिंग जो हम अभी आपको समझा रहे हैं वैसे गलत है। इस तरह से प्योर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग नहीं होती है, हाइब्रिडाइज्ड होता है और ऑर्बिटल फिर ओवरलैपिंग होती है। चलो फिर भी बॉन्ड एंगल केवल समझना है, अभी ओवरलैपिंग नहीं समझना है। तो ये जो छोटी सी जो आपको जगह दिख रही है ना, ये जगह, ये जो स्पेस दिख रहा है इसमें एक ये जैसे हो गया तुम्हारा एस सबशेल या एस ऑर्बिटल, और ये जो दिख रहा है आपको ये हो गए आपके से ये हो गया, मान लेते हैं कि दो थे ना यहाँ पर, ये पी एक्स था, ये चलो ये पी एक्स था, ये पी वाई हो गया और ये पी जेड हो गया। तो ये हो गया बच्चों पी जेड और ये हो गया पी वाई। ठीक, तो अब ये जो आपस में एक दूसरे में मर्ज हो गए, तो ये जो मर्ज्ड पोर्शन है इसी में इसका भी इलेक्ट्रॉन आएगा और इसी में इसका भी इलेक्ट्रॉन आएगा। चूंकि यहाँ जगह कम है तो मैं आपको ये जो मर्ज्ड पोर्शन में क्या दिखता है वो आपको यहां दिखा देता हूं। तो इसी में बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के आ जाते हैं, ऐसे यहां भी आ जाते हैं। अब इसमें क्या है कि ये जो एंगल है दिस मच एंगल, मतलब ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल है, या इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का जो एंगल, अगर हम इसकी एक एक्सिस ड्रॉ करें तो इस तरह से कुछ एक्सिस आ जाएगी, और अगर ऐसे ड्रॉ करें तो ये इस तरह से एक्सिस आ जाएगी। तो दिस एंगल इज एक्चुअली, दिस इज योर बॉन्ड एंगल एंड विच इज इन दिस केस इज ऑलमोस्ट 104 डिग्री या 104.5 डिग्री। अब कोई समझदार बच्चा तुरंत एक सवाल कर सकता है, क्या सर ये बॉन्ड एंगल तो गलत लग रहा है हमें? क्यों भाई? सर आप ही ने तो सिखाया था जब एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ाते थे कि सर ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड होते हैं बेटा, ये तीनों जो है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ पढ़ाए तो था बेटा। तो सर फिर तो ये पी वाई और पी जेड परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होंगे तो फिर ये 90 डिग्री एंगल होना चाहिए, और आप तो कुछ और ही बता रहे हैं। तो गड़बड़ है ना, ये तो तब गड़बड़ है या फिर अब गड़बड़ है, क्योंकि ये तीनों जो ऑर्बिटल्स का एक्सिस होता है ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो पी एक्स पी वाई पी जेड सब परपेंडिकुलर, तो 90 डिग्री होना चाहिए। आपने तो बता दिया 104.5 डिग्री। बच्चों तभी तो क्या होता है कि प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग नहीं होती, और बॉन्ड एंगल में और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अभी हम ये जान लेते हैं कि 104 डिग्री 5 मिनट है, 90 डिग्री नहीं है बॉन्ड एंगल। क्यों नहीं है आगे समझेंगे, क्योंकि क्या होता है कि फिर इसके जो लोन पेयर हैं उनका रिपल्शन लगता है इन दोनों जो ऑर्बिटल्स में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो है फिर और कई सारे केमिकल पैरामीटर्स होते हैं, हम लोग आगे से देखेंगे बच्चों। लेकिन ये बात मन में आनी चाहिए थी कि चूंकि सर ये दोनों ही ऑर्बिटल आपस में 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो प्रेफरेबली 90 डिग्री होना चाहिए था अगर पी वाई और पी जेड आप लिख रहे हैं तो, जो कि नहीं है। तो क्यों नहीं है तो आगे चर्चा करेंगे इसकी। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये परफेक्टली ऑल राइट है, बट दिस एंगल इज ऑल्सो परफेक्टली ऑल राइट, नॉट 90 डिग्री। तो वी विल सी इट लेटर व्हेन वी विल स्टडी अबाउट द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं, तो बॉन्ड एंगल की डेफिनेशन ये तो ठीक है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इस तरह से रहती, एंगल बिटवीन ओवरलैप्ड ऑर्बिटल्स या एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स, है ना, जिनमें क्या होता है कि जैसे ये जो मैंने आपको बना के दिखाया है येलो कलर से, दो ऑपोजिट स्पिन में जो इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो बच्चों, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स विच आर फॉर्मिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इन्हें हम बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जिन ऑर्बिटल्स में रहते हैं उन ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल है दैट इज एक्चुअली द बॉन्ड एंगल। तो ये डेफिनेशन भी ऑफ कोर्स देयर इज नो प्रॉब्लम, कोवेलेंट बॉन्ड के बीच का एंगल है,
बट इस तरह से भी हमें जानना चाहिए, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है इसकी, एक और डेफिनेशन लिख लेते हैं। वो डेफिनेशन यूं लिखी जाएगी दैट इट इज द एंगल between the overlapped orbitals, overlapped को हम लोग merged भी कह सकते हैं, थोड़ा सा अगर आसान इंग्लिश का प्रयोग किया जाए तो merged भी कह सकते हैं, between the overlapped और merged orbitals, कौन से orbitals? containing bonding electron pairs, containing bonding electron pairs around the central atom, in a molecule or ion. This is the definition again given as it is in your NCERT book. बच्चों, हमारा क्या टारगेट है? हमारा ये टारगेट है कि हमारी बुक हमारे लिए एकदम रामायण महाभारत की तरह हमें उसको रट लेना है। जैसे हमें उसकी कहानियां याद रखती हैं वैसे ये भी याद रखना है। तो हम अपने बॉन्ड पर पैरामीटर में जो तीसरा पैरामीटर है वो है आपका बॉन्ड एंथैल्पी। क्या कहता है ये बॉन्ड एंथैल्पी? समझिए क्या कहती है बॉन्ड एंथैल्पी। बड़ी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत ही आसान इसका मतलब है। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब हुआ कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, required to break 1 mole of bonds, 1 mole of bonds of a particular type, अब ये पर्टिकुलर टाइप बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर टर्म है जिसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हम समझते हैं इसको क्या मतलब। ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल in gaseous state। चूंकि बच्चों ये एनर्जी है इसलिए एनर्जी का जो यूनिट होता है जूल कह लें, कैलोरी कह लें, उस तरह से लिखा जाता है। लेकिन चूंकि ये वो एनर्जी है विच इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल फॉर 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन 2 एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इन अ गैसियस स्टेट, तो 1 मोल के लिए ही चूंकि ये डिफाइन होता है, तो अगर कोई इसका यूनिट आपसे पूछे तो आप इसके यूनिट का जवाब देंगे कि सर इसका यूनिट होगा किलो जूल पर मोल। तो अगर इस एनर्जी का कोई यूनिट पूछे आपसे तो यू विल आंसर सर दैट द यूनिट इज किलो जूल पर मोल, या किलो जूल मोल इनवर्स भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, या पर मोल भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक। अब भाई बॉन्ड एंथैल्पी, अच्छा इस बॉन्ड एंथैल्पी को ही बॉन्ड एनर्जी भी कहा जाता है। बॉन्ड एंथैल्पी कहिए या आप इसको बॉन्ड एनर्जी कहिए, एक ही बात है। ठीक। तो ये हो गई बॉन्ड एंथैल्पी किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए गैसेस स्टेट में रहें डेफिनेटली
देन दैट एनर्जी इज बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। अब ये बात तो ठीक है, जनरली सब लोग समझते हैं कि बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर उसमें एक और बड़ी स्पेशल बात है, उसको भी समझना जरूरी है। देखो क्या, अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो वो 3 एग्जाम्पल हम लोग लिख रहे हैं, उन 3 से एक बात और समझ आ जाएगी। देखो वो 3 एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे भाई हाइड्रोजन का गैसियस मॉलिक्यूल है और उस हाइड्रोजन को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, मतलब दोनों एटम्स को सेपरेट कर दिया। तो सेपरेट कर दिया तो जो एनर्जी देनी पड़ी, यानी जो एंथैल्पी चेंज हुआ, so that is again experimental data, and that experimental data is 435.8 kilojoule mole inverse. ठीक, this is your first example. So in this example, a single covalent bond is broken. तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ा तो इतनी एनर्जी देनी पड़ी, चूंकि ये पॉजिटिव है, मतलब एनर्जी सिस्टम में सप्लाई की हमने बाहर से। अब प्यारे बच्चों क्या है कि O2 की बात करें, O2 का गैसियस। तो O2 गैसियस में हम समझते हैं कि सब लोग जानते होंगे कि O2 का मतलब होता है O डबल बॉन्ड O और इसका मतलब होता है H सिंगल बॉन्ड O। तो इसको भी हमने क्या किया कि 2 इंडिविजुअल गैसियस एटम्स में ब्रेक किया, तो बच्चों फिर से हमें एनर्जी देनी पड़ गई, और वो जो एनर्जी देनी पड़ी, that energy is higher from this first example, and that energy is almost 498 kilojoule. These are all given in your book, which is your NCERT book. So 498 kilojoule per mole, this much energy is supplied to break this double bond. तो डबल बॉन्ड को तोड़ने में इतनी एनर्जी देनी पड़ी। ये जो बॉन्ड्स हैं, जो इनको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ये इधर आ गए, ठीक है। ये पहले एग्जाम्पल का था, वैसे मैं तीसरा भी लिखने का विचार कर रहा हूं, चलो यहीं लिख ही देते हैं। ये हो गया दूसरा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का। सभी जानते हैं कि उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, सो दैट इज N ट्रिपल बॉन्ड N। अब नाइट्रोजन गैस के एक मॉलिक्यूल को हमने उसके ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा और तोड़कर दोनों एटम्स को आइसोलेट कर दिया। तो उसमें जो एनर्जी का खर्चा हुआ, दैट एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी और दैट मच एनर्जी विच वी सप्लाइड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज ऑलमोस्ट 946 किलोजूल पर मोल या मोल इनवर्स। तो बच्चों एक बात जरूर समझ में आ रही होगी कि इसको तोड़ने में एनर्जी थोड़ी कम लगी, डबल बॉन्ड को तोड़ने में थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगी, और ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगी। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड थोड़ा सा कमजोर है, डबल बॉन्ड थोड़ा सा ज्यादा मजबूत हुआ, ट्रिपल बॉन्ड बहुत मजबूत है इन तीनों में, ठीक। तो ये जो बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी वो बॉन्ड जो है स्ट्रांग होगा। तो बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी ये भी बताती है कि हमारा बॉन्ड कितना मजबूत है। अच्छा एक बात और, कहीं ये मन में ना आ जाए कि सर हर सिंगल बॉन्ड की यही बॉन्ड एनर्जी होगी, ना। इसीलिए ये बात लिखी है कि फॉर अ पर्टिकुलर टाइप, अब ये पर्टिकुलर टाइप सिंगल डबल ट्रिपल, इससे भी इसका लेना देना, और किन 2 एटम के बीच में इससे भी लेना देना है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो सिंगल बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए अलग बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वो ये नहीं होगा, वो कुछ अलग होगा। तो ये ध्यान रहे कि 2 बातों का ध्यान रखना रहता है कि पहले तो बॉन्ड क्या है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, और किन किन के बीच में। तो ये दोनों फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी, या बच्चों इसी को बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सब एक ही बात है। चलिए तो बच्चों ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहें या एंथैल्पी कहें, सो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। ये बात भी काम की याद रखने लायक कि जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है
ये बॉन्ड की ताकत को भी बताती है। जितनी ज़्यादा डिसोसिएशन में एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उतना ही मजबूत बॉन्ड था, मुश्किल में टूटा। तो एक बात हो गई। अच्छा, आगे अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो समझ में आ ही रही है कि ये बात तो समझ ही गए कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है हर बॉन्ड की अलग अलग होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक जैसे लगने वाले बॉन्ड्स, उनकी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग हो जाती है। देखो कैसे, समझो। अब यही बात बड़ी इसे खास बनाती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, पानी के एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। देखें प्यारे बच्चों, तो अगर वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया जाए तो गैसियस फॉर्म में लेना रहता है, क्योंकि तभी हम डेफिनेशन में यही हमारा। तो अभी मैंने आपको शुरुआत में वाटर का वो बॉन्ड एंगल वाला सिस्टम दिखाया था। तो देख रहे थे कि बीच में हाइड्रोजन था, किनारे किनारे दो सिंगल बॉन्ड से दो हाइड्रोजन, बीच में ऑक्सीजन और किनारे किनारे दो हाइड्रोजन लटके हुए थे। तो हमने क्या किया कि एक हाइड्रोजन को बाहर किया। क्या किए? एक हाइड्रोजन को बाहर कर दिए। तो बाहर कर दिए, तोड़ दिए यानी एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिए। जब तोड़ दिए तो क्या हुआ कि एनर्जी नेचुरली देनी पड़ी, सो दैट इज डेल्टा H1 तो इस एनर्जी की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है दैट इज 502 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक। अब बच्चों क्या हुआ कि केवल एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बच गया। एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूट गया। तो जो दूसरा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड अब तोड़ना है, तो हमारे मन में एक बार यही आना चाहिए कि सर OH है, दोनों सिंगल हैं और यही तो बनाए थे, ऐसी तो बनता है, ये OH और ये OH सर एक ही जैसे बॉन्ड हैं और एकदम सेम आइडेंटिकल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का सिंगल बॉन्ड, एब्सोल्युटली नो चेंज। तो अगर आप अब तोड़ना चाहें तो इतनी एनर्जी फिर दे दीजिए, टूट जाएगा। इतनी एनर्जी फिर दे दीजिए, टूट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहां पर इसको तोड़ने के लिए और कम एनर्जी में ही ये टूट जाता है, इतनी एनर्जी देनी नहीं पड़ती है। मतलब जो दूसरा बॉन्ड हमने तोड़ा तो इट रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी। वाई इट हैपेंस? दूसरे को तोड़ने में कम एनर्जी की दरकार क्यों पड़ी? तो क्या मतलब है कि जब हम एक को तोड़ रहे थे तो बगल वाला भी प्रेजेंट था, एक एटम और प्रेजेंट था। और यहां पर क्या था कि सब सिस्टम अलग अलग था, मतलब पूरा केमिकल एनवायरनमेंट अभी अलग है। और मान लीजिए जब एक टूट के अलग कर दिया आपने, एक तोड़ के अलग कर दिया, केवल इतना है, तब केमिकल एनवायरनमेंट अलग है, तब केवल एक O एक H है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सब में फर्क हो गया बच्चों, सब में फर्क हो गया। तो फिर क्या हो जाता है? एनर्जी में भी फर्क हो जाता है। ये सिस्टम एक स्टेबल सिस्टम है। क्यों स्टेबल है? ये इसलिए स्टेबल है क्योंकि इस सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, इन दोनों हाइड्रोजन का बच्चों ड्यूप्लेट कंप्लीट है। सो दिस इज अ रिलेटिवली स्टेबल सिस्टम। लेकिन अब इसकी बात करें तो उसका तो मतलब ही नहीं है कोई, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा इंडिविजुअल हाइड्रोजन का, भले ही ड्यूप्लेट कंप्लीट है, बट इन दिस सिस्टम इफ यू लुक एट दिस ऑक्सीजन हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो अनस्टेबल सिस्टम है, उसको तोड़ना क्या बड़ी बात है। और ये पूरा सिस्टम बच्चों स्टेबल सिस्टम है। तो कहने को ऐसा लग रहा है कि दोनों ही OH बॉन्ड एक जैसे हैं, लेकिन पहले को हटाने के बाद जब दूसरे को तोड़ने का नंबर आएगा तो आपको कम एनर्जी में ही काम चल जाएगा। क्यों? इसको अगर हम नंबर 1 दे दें और इसको नंबर 2 दे दें तो नंबर 1 सिस्टम इज मोर स्टेबल देन नंबर 2। दैट इज वाई फॉर फर्स्ट सिस्टम इफ वी वांट टू ब्रेक दिस बॉन्ड हायर एनर्जी इज रिक्वायर्ड, और यहां पर कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती। कोई कहे क्यों स्टेबल, तो आप कहेंगे पहले सिस्टम में सबके ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, सॉरी हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट। दूसरे सिस्टम में ऑक्सीजन का ऑक्टेट ही इनकम्प्लीट, तो इसलिए अनस्टेबल हो गया।
अब अनस्टेबल है कोई चीज, तोड़ना कौन सी बड़ी बात, फटाक से टूट जाएगा, कम एनर्जी की दरकार होगी। तो ध्यान दें क्या हमें समझना है इससे? हमें यह समझ आती है बात कि बोथ OH bonds are looking identical, still difference in bond dissociation energy। Why? क्या कारण है? कारण बहुत है। क्या कारण है? इसका कारण है, इसका बहुत सारा कारण है। इसका कारण यह है कि डिफरेंस इन केमिकल एनवायरनमेंट, difference in chemical environment of first system and second system। तो क्या डिफरेंस है भाई? मेन डिफरेंस तो यही नजर आ रहा है कि पहला जो है स्टेबल है। क्यों? कारण क्या है? ऑक्टेट ऑफ O कंप्लीट, फुलफिल्ड। दूसरा ड्यूपलेट ऑफ H कंप्लीट। लेकिन बेचारा जो दूसरा अभागा सिस्टम, एक टांग तुमने तोड़ दी, वो अनस्टेबल है प्यारे बच्चों, वो अनस्टेबल है। वाई? कारण है ऑक्टेट ऑफ O इनकम्प्लीट। अब कोई चीज वैसे ही स्टेबल नहीं है तो उसको तोड़ना क्या बड़ी बात है? कम एनर्जी में ही टूट गई। लेकिन ये जरूर जब समझना है कि एनर्जी एक नहीं है। एनर्जी एक नहीं है, भले ही बॉन्ड एक जैसे हैं, एनर्जी अलग अलग है। तो कोई पूछे कि फिर हाइड्रोजन, डाईहाइड्रोजन ऑक्साइड यानी पानी में OH बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? तो आप कहेंगे दो अलग अलग वैल्यू होती है सर। जब पहला OH बॉन्ड आप तोड़ते हैं तो 502 किलोजूल प्रति मोल, और जब आप दूसरा OH तोड़ते हैं तो 427 किलोजूल प्रति मोल। बोले नहीं, हमें एक ही आंसर बताइए आप, दो नहीं बताइए, एक ही बताइए। अच्छा ठीक है सर, एक बता देते हैं, दोनों का एवरेज कर दीजिए, दोनों का मीन ले लीजिए, एवरेज ले लीजिए। तो क्या होता है बच्चों की जनरली किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में अगर एक जैसे केमिकल बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, एक जैसे कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहे हैं, जैसे कि यहां पर दो OH बॉन्ड्स आप देख रहे हो, तो जनरली ऐसे लिख देते हैं कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ दिस OH बॉन्ड इन H2 इज दिस। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि वो जो उन्होंने लिखा हुआ है वो दरअसल उन दोनों बॉन्ड्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज लिखा हुआ है, नहीं तो हर बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अलग अलग होगी। जैसे CH4 की बात करें बच्चों, तो इन दिस CH4 इट्स शेप इज लाइक दिस, टेट्राहेड्रल शेप। तो इन दिस CH4 all four CH bonds looks identical, बट पहला निकाल के बाहर कर दो, कुछ और बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी हो गई, फिर दूसरे को निकालने में कुछ और एनर्जी की रिक्वायरमेंट, तीसरे को निकालने में कुछ और एनर्जी, चौथे को हटाने में कुछ और एनर्जी। तो ये भी वही कारण है, जो भी समझे, वातावरण बदलने से रंग बदल जाता है लोगों का, वही यहां पे भी है। ये लोग ही तो हैं, ये लोग ही तो हैं, ये एटम्स हैं, हम इंसान हैं, बस इतनी सी बात। तो ये जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल वाली बात है, इसको हमें जरूर ऐड करना चाहिए कि इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कॉमा क्या होता है बच्चों
इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है कि एवरेज या मीन, एक ही बात है, एवरेज या मीन, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एवरीथिंग इज सेम। तो इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल एवरेज और मीन बॉन्ड एंथैल्पी इज यूज्ड। जैसे कोई कहे, ऐसे बात चले कि भाई ठीक है भाई, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बताइए ऑफ OH बॉन्ड इन H2O गैसियस। तो आप क्या करेंगे? अभी हम लोगों ने सीखा कि पहली बार तोड़ने में 1 मोल के लिए 502 किलो जूल खर्च करने हैं और दूसरा OH तोड़ने में 1 मोल के लिए 427 किलो जूल खर्च करने हैं। इन दोनों खर्चों का कर लीजिए, इन दोनों बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी का कर लीजिए एवरेज या मीन, तो वो एवरेज हो गया 464.5 किलो जूल मोल इनवर्स। तो अगर एक ही बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी बताना है तो क्या बताओगे? तो बताओगे एवरेज ऑफ ऑल। तो ये तो बात रही कि बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी क्या हुई। अब है इस बॉन्ड पैरामीटर्स फैमिली का चौथा और आखिरी मेंबर, जिसको बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या करता है। तो चौथा जो मेंबर है बॉन्ड पैरामीटर्स का, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है ये बॉन्ड ऑर्डर? देखो जरा, समझते हैं क्या है बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो डेफिनेशन है, दैट इज जस्ट नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए तब। तो बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है कि जो हम लोग लुईस का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे कोवैलेंट बॉन्ड में, तो उसी में बॉन्ड ऑर्डर भी आता है। तो इस तरह से बोला जाता है दैट इन द लुईस डिस्क्रिप्शन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, बच्चों ऑल दीज पैरामीटर्स आर टेकन फॉर ग्रांटेड, लेकिन हम लोग को तो सब पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है। तो ये जो लुईस का कोवैलेंट बॉन्ड का जो पूरा थ्योरी है, तो उसके हिसाब से जो बॉन्ड ऑर्डर बताया गया, दैट इज व्हाट द बॉन्ड ऑर्डर is equal to number of bonds between the 2 atoms in a molecule। अब बच्चों ये जो डेफिनेशन लिखी जाती है ये इसका थोड़ा गूढ़ रहस्य है, और केवल इतना लिखने से वो रहस्य तो समझ आता नहीं है। केवल लिख दिया कि नंबर ऑफ एटम्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो ये चीज जो है ठीक से पूरे इसके एक्सप्रेशन को कन्वे कर नहीं पाता ये स्टेटमेंट। मतलब उस कर तो रहा है, लेकिन उसके पीछे की भी जो बिटवीन द लाइंस लिखा हुआ है वो नहीं समझ पाते हम लोग।
तो इसको कैसे लिखना चाहिए कि बिटवीन द लाइंस कुछ रही नहीं, सब कुछ बाहर आ जाए? देखो सही इसका लिखने का तरीका क्या हो सकता है। तो ऐसा लिखा रहता है बुक्स में, आपके एनसीईआरटी में भी, बट हम लोग उसको ऐसे पढ़ेंगे। द बॉन्ड ऑर्डर या केवल बॉन्ड ऑर्डर, क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर भाई? हम लोग जब फॉर्मल चार्ज पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा आपको याद होगा, मैंने आपको सिखाया था कि रेजोनेंस के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया था क्या होता है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल तो है, ठीक है, बट कई बार जो बॉन्ड्स हमें दिखते हैं वो होते नहीं। जैसे रेजोनेंस में बात करें, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, तब ये दूसरा फॉर्मूला उस एग्जाम्पल के बाद लिखेंगे, जरा गौर करिए। जैसे बच्चों ओजोन की बात करते हैं, तो ओजोन में क्या देखते हैं? ओजोन का पिछली क्लास में जब हम लोग फॉर्मल चार्ज के विषय में जानकारी ले रहे थे तो थोड़ा ओजोन से पाला पड़ा। तो ओजोन में हमने देखा कि भाई ओजोन में 3 जो ऑक्सीजन है, एक तो रहता है बीच में, 2 रहते हैं किनारे, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। फिर हमने ये सीखा कि जो ओजोन है, इस ओजोन के 3 ऑक्सीजन में इन 2 ऑक्सीजन के बीच तो रहता है, मान लीजिए डबल बॉन्ड, ठीक है, इनके बीच में आ गया डबल बॉन्ड, फाइन। तो सीखे थे कि भाई कि जब डबल बॉन्ड आ गया तो बीच वाले का यानी फर्स्ट का और इस थर्ड का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। ये किनारे वाला बैठा रहता है, तो होता क्या है कि ये इसको दे देता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दरअसल ये एक्चुअल जो बनता है वो इस तरह से बन जाता है कि पहला वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन इस दूसरे वाले को दे देता है दान में, ले जा बेटा, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बॉन्ड ही बन जाता है इस तरह से। तो और चूंकि पहले वाले ने दूसरे वाले को दे दिया एक इलेक्ट्रॉन दान में, तो पहले वाले पर आ जाता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सॉरी प्लस चार्ज, और दूसरे वाले पे आ जाता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। 2 थोड़ा सा गलत जगह लिखा है, लोकेशन बदल देते हैं इसकी, 2 को कर देते हैं यहां पर, ठीक, इस पर आ जाता है 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। अब कोई कहे कि भाई पहले और दूसरे ऑक्सीजन का के बीच में जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो आप कहेंगे कि इन 2 एटम के बीच में एक ही बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 हुआ, गलत, गलत। फिर कोई कहे अच्छा पहले और तीसरे के बीच में जो बॉन्ड्स बन रहे हैं, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड है, उसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए। तो आप कहेंगे पहले और तीसरे के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होना चाहिए, गलत, ये भी गलत। तो फिर सर ये गलत है, नहीं ये सही है, ये सही है लेकिन इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 नहीं है। तो आपने तो बताया कि सर 2 एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे वही बॉन्ड ऑर्डर होगा। हाँ बताया भाई, बिल्कुल। तो क्या इन 2 एटम के बीच में 2 बॉन्ड्स नहीं है? नहीं है सर, बनाए तो हैं आपने, तो बनाए हैं लेकिन है नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में, मैंने थोड़ा सा आपको चर्चा करी थी इस बात की कि ये दरअसल एक स्ट्रक्चर है ओजोन का, एक और भी हो सकता है, एक दूसरा भी हो सकता है। तो वो जो दूसरा स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या होगा? उसमें ये स्थिति पलट जाएगी, उसमें यही स्थिति जो है वो पलट जाने वाली है। मतलब अब यहां पर हो जाना है डबल बॉन्ड, और यहां हो जाना है सिंगल बॉन्ड, और यहां हो जाना है प्लस, और यहां हो जाना है माइनस, ठीक। मतलब ये हुआ कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो कोई कहे कि पहले और दूसरे के बीच में कितने बॉन्ड? तो आप कहेंगे सर यहां तो 1 है, सर यहां तो 2 हैं। अच्छा तुम एक काम करो, दोनों का एवरेज ले लो, एवरेज ले लो। तो एवरेज कैसे लोगे? 1 + 2 डिवाइडेड बाई कितनी पोजीशंस, कितने सिस्टम है? 2। 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1.5। तो सर क्या है इसमें 1 और 2 के बीच में 1.5
या 1.5 कोवेलेंट बॉन्ड मानने से चलेगा? बिल्कुल चलेगा। एक में एक है, एक में दो है। चलो हम बीच का ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो कोई पूछे कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं एक और दो के बीच में? सर 1.5 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। तो वही उसका बॉन्ड ऑर्डर है? हाँ, वही उसका बॉन्ड ऑर्डर है। ऐसे ही 1 और 3 के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं? सर 2 + 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टोटल RS, दैट इज 2। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड? सर 1.5। सॉरी, कितना बॉन्ड ऑर्डर? 1.5। हाँ सही, करेक्ट। तो ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिखा है वो गलत नहीं है, लेकिन गलत तो नहीं है, लेकिन ये समझ में नहीं आएगा इतनी बात से, क्योंकि मन में आएगा तो यहां तो 2 ही हैं सर, आप 1.5 बता रहे हैं इसका। इन दोनों बॉन्ड्स का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होता है। तो चूंकि ये स्ट्रक्चर तो सही है ही नहीं ना, तो गलत है। इस ऑक्सीजन का, सॉरी, इस ओजोन का जो सही एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जिसे कि हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, वो तो ये है ही नहीं। ये तो दोनों ही RS हैं। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों RS हैं। तो सही स्ट्रक्चर क्या है? देखो सही बनाते हैं। दिस इज द अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ दिस ओजोन। ये स्ट्रक्चर होता है। यहां डेल्टा प्लस, यहां डेल्टा माइनस और यहां डेल्टा माइनस। तो ये क्या है? ये बस दिखा हुआ है। ये है RS1, ये है RS2 और ये है सही में हाइब्रिड। पीछे का लेक्चर हम लोग किए थे तो उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था रेजोनेंस क्या होता है। तो ये दरअसल इसका सही स्ट्रक्चर होता है। जो एक्चुअल ओजोन है उसमें न तो ये सिंगल बॉन्ड है और ना ये डबल बॉन्ड है, ये दोनों ही पार्शियल डबल बॉन्ड्स हैं। दोनों ही क्या हैं? दोनों ही पार्शियल डबल बॉन्ड्स हैं। चलो, तो ये हो गया रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो सही बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन कैसे लिखी जा सकती है अगर रेजोनेंस को भी कंसीडर करें? देखो, हमें ऐसे लिखना चाहिए बच्चों कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स या थोड़ा सा और लैंग्वेज को रिफाइन कर देते हैं, ऐसे करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल RS। जितने भी RS उन सब में जितने भी टोटल बॉन्ड है वो सब डिवीजन नीचे क्या होगा? नीचे होगा टोटल नंबर ऑफ RS। अब ये सही है, ये सही माना जाएगा, सही ऊपर वाला भी है, लेकिन जो ये नीचे वाला है वो ज्यादा प्रिसाइज और थोड़ा सा ज्यादा स्पष्ट अर्थ कन्वे करता है। नीचे वाला क्या है? ज्यादा सरल है समझना। ऊपर की भाषा बड़ी रहस्यमयी है। इस बात की चर्चा नहीं है कि रेजोनेंस RS भी हो सकते हैं, लेकिन ये लिख दिया नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो अब कोई समझदार है तो समझ जाएगा कि हाँ 2 बॉन्ड्स नहीं, यहाँ तो 1.5 बॉन्ड्स हैं। और जो नहीं समझदार है उसको इस तरह से बताओ तो ज्यादा समझेगा कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन ऑल RS डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ RS। सो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर। अब भाई कोई अगर मान लीजिए कहीं रेजोनेंस की चर्चा ही नहीं है, रेजोनेंस ना हो, तो नंबर ऑफ RS 1 हो जाएगा। जहां एक ही स्ट्रक्चर है तो वहां नंबर ऑफ RS 1 हो गया। जहां एक से ज्यादा है तो जितने RS उतने लिख दीजिए। जैसे करके देखते हैं 1-2 सवाल। तो जैसे अभी तो ओजोन की ही बात की है, तो ओजोन पे अगर हम लोग एक क्वेश्चन लिखें कि बॉन्ड ऑर्डर बताना है ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड्स
ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ओजोन। तो क्या होगा जवाब? देखो, जवाब होगा आपका 1 + 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आर्स, दैट इज 2। इसका मतलब हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर है सर 1.5। बॉन्ड ऑर्डर है 1.5। अच्छा ठीक है। अब जैसे यहां तो चूंकि ये टोटल आरएस है, मतलब ये जो ओजोन है, चूंकि यहां पर तो रेजोनेंस का काम है, इसलिए यहां पर डिवाइड करने पे 2 आना ही चाहिए। एक दो और एग्जाम्पल कर लिए जाए जहां पे ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। तो 3 और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, साधारण। जैसे बात हुई कि H2 की बात करिए, तो H2 का मतलब क्या हुआ? H सिंगल बॉन्ड H। तो पूछा गया यहां पर बॉन्ड ऑर्डर बताइए किसका? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप लिखेंगे सर एक बॉन्ड है और एक ही इसका स्ट्रक्चर है, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर तो बनते नहीं हाइड्रोजन के, तो सर इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1। कोई कहे O2 का मतलब ये O2। तो फिर बताइए बॉन्ड ऑर्डर बताइए किसका? ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। क्या लिखोगे सर? टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन दीज 2 ऑक्सीजन 2, और एक ही स्ट्रक्चर बनता है, नंबर ऑफ आरएस एक ही है, तो सर बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। चलो नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन में हम सभी जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो बॉन्ड ऑर्डर कोई पूछे अगर किसका? नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड्स का, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर होगा प्यारे बच्चों 3/1, दैट इज 3। तो अगर कोई प्योर सिंगल है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, प्योर डबल है बॉन्ड ऑर्डर 2, प्योर ट्रिपल है बॉन्ड ऑर्डर 3। और फिर अगर मान लीजिए एक से ज्यादा आरएस बन रहा है तो जितने आरएस होंगे फिर जितने बॉन्ड्स होंगे देखना होगा आपको, और फिर आपको एवरेज करके लिखना होगा, दैट्स इट। अब ये बॉन्ड ऑर्डर बताता क्या है? तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है कि बॉन्ड कितना मजबूत है, या बॉन्ड एनर्जी क्या है। जैसे जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, जैसे 3 बॉन्ड ऑर्डर मींस ट्रिपल बॉन्ड, प्योर ट्रिपल बॉन्ड। तो अगर प्योर ट्रिपल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। अब ट्रिपल से भी कोई ऊपर बॉन्ड ऑर्डर तो होता नहीं, कोई 4 बॉन्ड तो बनते नहीं कहीं, तो बॉन्ड ऑर्डर की मैक्सिमम वैल्यू 3 हो सकती है। एक बात और जान लीजिए, कोई पूछे कि भाई बॉन्ड ऑर्डर अधिकतम क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे 3, ठीक, क्योंकि इससे कोई 4 बॉन्ड तो कहीं बनते नहीं, इससे छोटे ही होगा। अच्छा, तो बॉन्ड ऑर्डर हमें बताता है कि बॉन्ड कितना मजबूत है। हायर द बॉन्ड ऑर्डर हायर द स्ट्रेंथ, या लोअर द बॉन्ड लेंथ। भाई क्या होता है, बॉन्ड लेंथ ट्रिपल बॉन्ड की कम होती है, डबल की थोड़ी सी ज्यादा, सिंगल की सबसे ज्यादा। तो ये 2-3 रिलेशंस है, उसको भी लिख लेते हैं फटाफट। अब बच्चों कुछ एक बेसिक सी बात है जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसको थोड़ा सा लिपिबद्ध कर लिया जाए। तो बात ये समझनी है कि जो बॉन्ड ऑर्डर्स हैं, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। फाइन। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एंड दिस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। इसको ठीक से ध्यान रखें, ये स्टैंडर्ड एकदम ठीक से ध्यान रखा जाए कि बॉन्ड ऑर्डर हाई मीन्स बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मीन्स बॉन्ड लेंथ इज लोअर। बॉन्ड लेंथ लोअर, चूंकि
लंबी रस्सी होगी तो जल्दी टूटेगी, छोटी होगी तो थोड़ा तोड़ना मुश्किल है। और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसको तोड़ने में एनर्जी की ज्यादा दरकार होगी, तो बॉन्ड एनर्जी भी हाई होगी। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा बच्चों, एक और बॉन्ड ऑर्डर में छोटी सी बात है, उस बात को भी समझ लें। क्या बात है? जैसे बॉन्ड ऑर्डर को और थोड़ा, जैसे मान लीजिए कभी भी पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल में इन दो एटम्स के बीच का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर लिखिए, तो एक तो तरीका मैंने भी बताया आपको कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आरएस। कई बार उससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट और एक तरीका होता है विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वहां भी बच्चों बॉन्ड ऑर्डर का एक और फॉर्मूला होता है, तो उसको भी हम यहां पर नोट करेंगे कि इजी मेथड टू गेट बॉन्ड ऑर्डर। तो वो इजी मेथड किससे मिलता है हमें? मॉलिक्यूलर, गलत हो गया ये, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। इसे शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एमओ थ्योरी। ठीक है, दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर केमिकल बॉन्डिंग that we will be doing in the last stage of this chapter. So bond order को कैलकुलेट करने का ये एमओ थ्योरी इज द बेस्ट मेथड। और वहां से जो बॉन्ड ऑर्डर लिखा जाता है वो फॉर्मूला भी जान लीजिए, उसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व होंगे दैट यू मे नॉट बी नोइंग एट दिस जंक्चर। बॉन्ड ऑर्डर लिखा जाता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। अब आप कहें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो सुना है सर, एंटी बॉन्डिंग नहीं सुने। अब जब हम एमओ थ्योरी करेंगे तब आप सुनिएगा। ठीक, अभी बस चूंकि बॉन्ड ऑर्डर की बात चली तो जान लीजिए इतना। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर में एक और एक छोटी सी जानकारी की जरूरत है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं बच्चों, उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम रहता है, और उसका जस्टिफिकेशन भी हम लोग इस फॉर्मूले से आसानी से दे सकते हैं, दैट वी विल बी डूइंग लेटर। बट वो स्टेटमेंट जरूर हम याद रखेंगे, फिर उसका प्रूफ जब कर लेंगे, जब एमओ थ्योरी करेंगे, देन वी कैन प्रूव दिस ऑल्सो। तो बॉन्ड ऑर्डर में बच्चों एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट रहता है, और वो ये रहता है कि जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम रहता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स ऑब्लिक आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर्स। ठीक, एग्जाम्पल देखे जाएं अगर, तो जैसे F2 और O2 2 माइनस, इन दोनों में ही बच्चों 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन दोनों का ही जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज 1। अब जैसे कोई F2 के बॉन्ड ऑर्डर को आपसे पूछे तो आप आराम से बता देंगे कि सर आपने बताया कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आरएस, तो एक ही आरएस है, तो F2 क्या है? अगर हम F2 को ड्रॉ करें तो ऐसे आता है F2, ऐसे आता है F2। चूंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हेलोजन का पहला मेंबर एक ही बॉन्ड है, तो एक ही बॉन्ड ऑर्डर भी एक ही हो गया। सर ये O2 माइनस O2 2 माइनस थोड़ा दिक्कत है बच्चों, दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत कोई नहीं है।
यहां भी हम लोग अपना जो अभी बेसिक फॉर्मूला है, एमओ थ्योरी की बात ना भी करें, स्टिल वी कैन आंसर। हाउ? इसका भी स्ट्रक्चर ठीक ऐसे ही बन जाएगा। कैसे? O2 माइनस, ये दरअसल O2 माइनस जनरेट होगा आपका परऑक्साइड से। कैसे? ऐसे। अगर इसको हटा दिया जाए और इसको भी हटा दिया जाए, इन दोनों को बाहर निकाल दिया जाए, इनसे कहा एच तुम निकलो अपनी रास्ते, तुम अपने रास्ते निकलो, लेकिन कपड़े यहीं छोड़ जाओ, यानी इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्सीजन को ही देते जाओ। कहेगा जी हजूर। चले जाते हैं। तो जब छोड़ दिया इसने अपना इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के पास अब बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर ये हेलोजन जैसा बिहेवियर हो गया इसका। तो यहां भी बच्चों दिस इज व्हाट, दिस इज O2 और 2 माइनस। या अगर आप 2 माइनस को थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ करना चाहें तो एक माइनस बच्चों दोनों के ऊपर, एक माइनस यहां पर, एक माइनस यहां। वाई? क्योंकि ये निकला तो H प्लस की तरह, ये निकला तो ये भी H प्लस की तरह। तो अब क्या है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो एक तो इतनी तामझाम है कि फोटो बनाइए, फिर गिनिए कितने बॉन्ड हैं। और जो एमओ थ्योरी वाला तरीका है उसमें कोई झंझट ही नहीं है। आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करिए। उसमें क्या होता है कि एमओ थ्योरी में एक हम लोग स्पेशल किस्म का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए, उसमें फॉर्मूला मार दीजिए और गेट द आंसर जस्ट इट। लेकिन अभी जब तक नहीं पढ़े तब तक आपको यूं ही करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और देख लो। जैसे CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, और NO प्लस। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखें तो कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों दोनों में। NO प्लस हो गया, मतलब NO अगर अकेला रहता तो 15, एक प्लस लगा दी मतलब 14। इन दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चों 3। इन दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अब 3 कैसे? तो देखिए फिगर से तो पक्का आ ही जाएगा। कैसे? गौर करिए। जैसे कार्बन के पास कार्बन मोनोऑक्साइड का फोटो बनाना है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड देखो बनता कैसे। कार्बन मोनोऑक्साइड यूं बनता है कि अगर हम क्या करें, केवल इतना बनाए तो क्या हुआ कि हुआ ये कि इस कार्बन के, इस ऑक्सीजन का तो काम चल गया, ऑक्सीजन का तो काम चल गया, बेचारा कार्बन गड़बड़ा गया। इसके तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हो पाए, इसके पास तो 8 हो गए, इसके पास 6 ही हो पाए। तो ऐसा नहीं होता है, ये स्ट्रक्चर गलत है। सही स्ट्रक्चर क्या होता है? सही ऐसा होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का कि देखो, गौर से देखो बच्चों, ये तो एक तो ठीक है, क्या होता है कि ये तो डबल बॉन्ड तो बनता ही है। ऑक्सीजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको कोऑर्डिनेट कर देता है। तो कोऑर्डिनेट करेगा तो क्या दिखेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपने इसका, ऑक्सीजन ने इसको अपना दे दिया। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पिंक बना देते हैं। तो अब क्या होगा? अब ये होगा कि कार्बन के पास खुद के तो 4 इलेक्ट्रॉन थे ही, अब एक इसके पास आ गया ऑक्सीजन का पिंक। अच्छा, ऑक्सीजन के पास तो 6 पिंक थे पहले से, एक इसने दे दिया कार्बन को, तो इसके पास बच गए 5 पिंक। अब देखो बॉन्ड बनता है कैसे, ये बॉन्ड बन गया। इसके ऊपर 1 यूनिट प्लस चार्ज, इसके ऊपर 1 यूनिट माइनस चार्ज। अब अगर आप देखें तो यू विल सी दैट बोथ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैव कंप्लीट ऑक्टेट
इवन इफ, चूंकि यहां पर जरूर एक O के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, क्योंकि ऑक्सीजन बीइंग अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट चूंकि पड़ोसी का तकलीफ ज्यादा है, क्योंकि बेचारा तो इलेक्ट्रॉन से ही अधूरा है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन, वेरी अनस्टेबल, तो अब दोनों का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया। तो जैसे अब ये CO का फोटो है, सेम वैसा ही फोटो, मतलब उसी से मिलता जुलता, जैसे NO प्लस है, तो NO प्लस का ये मतलब हुआ कि नाइट्रोजन के ऊपर जैसे प्लस आ गया, तो 7 की जगह उसके भी 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फिर वो कार्बन जैसा बिहेव करने लगे। कार्बन के पास 6 है ना, नाइट्रोजन प्लस मतलब N के ऊपर भी 6 हो गए, तो फिर से ऐसे ही फोटो बन जाएगा। अब ऐसे में बस क्या होगा, जैसे NO प्लस का अगर कोई फोटो बनाना चाहे, देखो हम यहां बना देते हैं, NO plus, if you want to plot, it will be looking like this. N के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखेगा तुम्हें, क्यों नहीं दिखेगा? इसलिए नहीं दिखेगा बच्चों, क्योंकि इसके ऊपर पहले से जो प्लस था ना, वो प्लस एक माइनस जो कोऑर्डिनेट के चलते आएगा, वो प्लस माइनस एक दूसरे को खा जाएंगे। देखो समझो गौर से, इसके हैं ये 6 और N के हैं अपने केवल 4, क्योंकि N के प्लस क्या है, प्लस है बच्चों, तो N का प्लस था, लेकिन कोऑर्डिनेट के चलते आया माइनस, जैसे कार्बन के ऊपर माइनस आया, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, तो नेट N के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखेगा, O के ऊपर केवल आपको प्लस दिखेगा। एनीवेज, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो तीन नजर आ रहा है, यहां भी 3 बॉन्ड्स हैं 2 एटम्स के बीच में, यहां भी 3 बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड ऑर्डर इज 3, बट दिस प्रोसेस इज वेरी टीडियस एंड ट्रबलसम। समटाइम्स यू मे नॉट बी एबल टू ड्रॉ करेक्ट फिगर, करेक्ट Lewis structure due to the pressure of exam or anything. You may commit some mistakes. So to get the bond order, this is not the preferable method. The preferable method and easy method is to use molecular orbital theory. Just put the formula and get the answer. इतना तामझाम की जरूरत नहीं है। Anyways, so जब वो पढ़ेंगे तब देखा जाएगा, अभी जब तक जितना पढ़ें, तो अगर कभी बॉन्ड ऑर्डर का सवाल आए और एमओ थ्योरी न जानते हो तो यू कैन ड्रॉ इट एंड गेट द आंसर। अब इन दोनों का बच्चों एक ही एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए केवल एक से डिवाइड कर दिया, डिवाइड नहीं भी किए तो कोई दिक्कत नहीं। सो दिस पोर्शन स्टैंड्स ओवर। सो टुडे वी हैड कंप्लीटेड बॉन्ड पैरामीटर्स। थैंक यू बच्चों। We have completed bond parameters. Done.